18 जनवरी 2025 दोपहर के 3 बजे हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन में गुरुमूर्ति घबराई हालत में अपने इन-लॉज के साथ आता है और वहां के पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसकी वाइफ माधवी घर से जाने के बाद से अभी तक लौटी नहीं है। माधवी की मां पुलिस को बताती हैं कि जब 16 जनवरी को यानी 2 दिन पहले जब माधवी का कॉल नहीं उठा तो उन्हें लगा कि शायद संक्रांति फेस्टिवल की वजह से वो घर के काम में बिजी होगी। लेकिन पूरा दिन बीत जाने पर भी जब माधवी ने उन्हें कॉल बैक नहीं किया तो उन्होंने अगले दिन फिर से अपनी बेटी को कॉल किया, लेकिन इस बार भी उनकी माधवी से बात नहीं हो पाई। चूंकि ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब उनकी अपनी बेटी से बात न होती हो, इसलिए अब उन्हें माधवी की चिंता होने लगी थी। इसी वजह से अपनी बेटी का हाल जानने के लिए उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति को कॉल लगाया, लेकिन गुरुमूर्ति ने तो उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। गुरुमूर्ति ने उन्हें बताया कि माधवी उससे लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चली गई है और उसे लगा था कि वो घर से निकलकर अपने मायके गई होगी। अगर किसी का कोई अपना अचानक गुम हो जाए तो बेचैनी और डर लाजमी है, लेकिन जब गम से ज्यादा सवालों के जवाब अधूरे लगने लगे तो शक गहराने लगता है। यही वजह थी कि अपनी बेटी की फिक्र में वो तुरंत नंदियाल से 300 किलोमीटर दूर अपनी बेटी के घर जिलेला गुड़ा के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर अपने दामाद गुरुमूर्ति के साथ पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी माधवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि माधवी उससे नाराज थी क्योंकि वो इस बार संक्रांति अपने मायके में मनाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति चाहता था कि त्योहार सब साथ में उसकी बहन के घर पर मनाएं, क्योंकि उसके बच्चे भी संक्रांति की वजह से अपनी बुआ के घर बदंग पेट में रुके हुए थे। यही सोचकर गुरुमूर्ति ने माधवी को मायके जाने से मना कर दिया, लेकिन यह बात माधवी को पसंद नहीं आई और गुस्से में वह लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चली गई। चूंकि तेलंगाना में संक्रांति को धूमधाम से 4 दिनों तक मनाया जाता है, ऐसे त्योहार के माहौल में माधवी के यूं नाराज होकर घर से चले जाने से गुरुमूर्ति को और गुस्सा आ गया। उसने माधवी को जाने से भी नहीं रोका। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि जब माधवी घंटों बाद भी वापस नहीं लौटी तो वह देर रात अपने बच्चों को बहन के घर से अकेले लेने चला गया। बच्चों ने घर आकर जब अपनी मां के बारे में सवाल किए तो उसने झूठ कह दिया कि मां अपनी दोस्त के घर गई है ताकि बच्चे बेवजह परेशान न हो। उसे लगा कि माधवी कहीं भी गई हो, लेकिन वह बच्चों का सोचकर घर लौट ही आएगी, इसलिए उसने माधवी के बारे में पता नहीं लगाया। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही उसने माधवी को कॉल किया, पर उसका फोन नहीं लगा। इस पर उसे लगा कि माधवी ने गुस्से में अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया होगा। इसके बाद वह रोज की तरह कंचनबाग में स्थित डीआरडीओ टाउनशिप, जहां वह सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, वहां काम करने के लिए निकल गया। लेकिन जब शाम को शिफ्ट खत्म होने के बाद वह घर लौटा तो उसे लगा था कि माधवी अब तक घर आ चुकी होगी, लेकिन माधवी घर पर नहीं थी। अब उसका दिल भारी हो गया। उसने तुरंत एक बार फिर माधवी को कॉल किया, पर इस बार भी उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। मन में बेचैनी और बुरे ख्याल आने लगे। वह जैसे ही माधवी के बारे में पता करने के लिए रिश्तेदारों को कॉल करने वाला था, तभी माधवी की मां का कॉल आ गया। गुरुमूर्ति और माधवी के पेरेंट्स के स्टेटमेंट से तो पुलिस को यह एक मिसिंग केस लग रहा था। मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि तभी केस में एक नए किरदार की एंट्री होती है। इस शख्स ने पुलिस के सामने माधवी से जुड़े ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन खुलासों ने ऐसी परतें खोली जिसने इस केस को एक मिसिंग पर्सन केस से कहीं ज्यादा संगीन बना दिया। अब एक ऐसा राज सामने आने वाला था जिसने न सिर्फ मीरपेट को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गुरुमूर्ति और वेंकटा माधवी की शादी 2012 में हुई थी और शादी के बाद दोनों आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो गए थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उस समय गुरुमूर्ति आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर था और माधवी हाउसमेकर थी। आर्मी में 17 साल नौकरी करने के बाद गुरुमूर्ति रिटायरमेंट लेकर साल 2020 में अपने परिवार के साथ हैदराबाद में जिलेलागुड़ा की वेंकटेश्वरा कॉलोनी में शिफ्ट हो गया और यहां पर वो इस 2 मंजिला घर में रेंट पर रहने लगा। गुरुमूर्ति के अकॉर्डिंग 16 जनवरी 2025 को पति पत्नी वाली आमसी नोकझोंक के बाद माधवी गुस्से में घर से चली गई। शुरू में तो यह एक मामूली सा घरेलू झगड़ा लग रहा था, लेकिन पुलिस के सामने कुछ अहम सवाल थे। क्या माधवी वाकई गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, या फिर यह कहानी जितनी दिख रही थी
उससे कहीं ज्यादा थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले गुरमूर्ति के आस पड़ोस में रह रहे लोगों से पूछताछ शुरू की। वहां से उन्हें पता चलता है कि उनमें से किसी ने भी माधवी को नहीं देखा था। इनफैक्ट उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि माधवी मिसिंग है, क्योंकि संक्रांति की वजह से कुछ लोग अपने गांव गए हुए थे और जो लोग मोहल्ले में मौजूद भी थे उन्हें गुरमूर्ति के परिवार के बारे में कुछ खास पता नहीं था। लेकिन जिस किरदार का जिक्र हमने पहले किया था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि माधवी के मामा थे, जिन्होंने पुलिस स्टेशन आकर इस केस से जुड़े ऐसे खुलासे किए जिन्होंने सबको हैरानी में डाल दिया। उन्होंने बताया कि माधवी अब कभी नहीं लौटेगी क्योंकि गुरमूर्ति ने उसे मार डाला है, और ये सब खुद गुरमूर्ति ने मुझसे कहा है। वैसे भी ऐसे केसेस में पहला शक विक्टिम के पार्टनर पर ही जाता है, इसलिए उनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस ने जिले लागुड़ा में चल रही इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर दिया। पुलिस की नजर गुरमूर्ति के घर के सामने वाले घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। सच की तलाश में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है और पाती है कि 15 जनवरी की रात 10:41 पर गुरमूर्ति और माधवी साथ में घर आते दिख रहे हैं। शॉकिंग बात यह थी कि आगे की डेट्स की किसी भी फुटेज में माधवी घर से बाहर निकलते नहीं दिखी। यानी माधवी घर के अंदर तो गई थी पर कभी बाहर नहीं निकली थी। पुलिस को लग गया कि हो ना हो उस घर में ही कुछ गड़बड़ हुआ है। माधवी के मामा के दिए गए बयान के साथ पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। अगर माधवी 16 जनवरी से गायब थी तो फिर गुरमूर्ति ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने में इतनी देर क्यों की? और अगर माधवी बाहर नहीं गई तो फिर आखिर वो है कहां? क्योंकि उस घर में जाने और निकलने का तो सिर्फ एक ही रास्ता था। इन सभी सवालों के जवाब के लिए पुलिस गुरमूर्ति को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसे इंटेरोगेट करना शुरू करती है। शुरू में गुरमूर्ति बार बार पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर दबाव डालती है तो वो टूट जाता है और सच उगलना शुरू कर देता है। लेकिन उसका बोला एक एक शब्द सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, बल्कि हैवानियत की एक ऐसी दास्तान थी जो ये दिखाती है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। गुरमूर्ति पुलिस को बताता है कि 16 जनवरी की सुबह 8 बजे से ही माधवी फिर से अपने घर जाने की जिद करने लगी, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि वो अपने घर नहीं जाएगी बल्कि अपनी बहन सुजाता के घर जाएगी। और इसी बात को लेकर हमारे बीच बहस होने लगी। हम दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और गुस्से में माधवी ने अपना मंगलसूत्र उतारकर मेरे मुंह पर फेंक दिया। मैं जो पहले से ही बहुत गुस्से में था, अब मेरी ईगो भी हर्ट हो गई थी और मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने माधवी की गर्दन पकड़ी और उसका सिर इतनी जोर से दीवार पर मारा कि उसके इंपैक्ट से वो तुरंत बेहोश हो गई। उखड़ती सांसों में वो उसका गला पकड़ जोर से दबाने लगता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो मेक श्योर नहीं कर लेता कि माधवी मर चुकी है। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके बच्चों को इस बारे में पता न चल जाए, जो उस वक्त अपनी बुआ के घर में थे। इसीलिए वो कैसे भी करके माधवी की बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था, पर इस तरह से कि कभी किसी को भी माधवी की लाश ना मिले, क्योंकि बिना डेड बॉडी के जुर्म साबित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। माधवी को मारकर वो बचने की तरकीबें सोच ही रहा था कि अचानक उसे मलयालम मूवी सूक्ष्मदर्शनी का एक सीन याद आता है, जिसमें एक भाई अपनी बहन को मारने के बाद केमिकल का यूज करके उसकी बॉडी को पूरी तरह से मेल्ट कर देता है और फिर उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इस मूवी से गुरमूर्ति को माधवी की लाश ठिकाने लगाने की तरकीब तो समझ आ गई थी, लेकिन उसके पास वो केमिकल नहीं था जिससे लाश को गला सके। इसलिए गुरमूर्ति ने इंटरनेट पर ऐसे तरीकों को सर्च करना शुरू किया जिससे वो हाउस होल्ड में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके बॉडी को डिस्पोज कर सके। घंटों नेट पर खोज करने के बाद आखिरकार वो माधवी की लाश बाथरूम में लेकर जाता है और उसके शरीर से कपड़े उतारने के बाद किचन नाइफ से माधवी की बॉडी को 4 अलग अलग हिस्सों में काट उनके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करता है। कुछ टुकड़ों को वाटर हीटर से बॉयल करते हैं। वो ये सब कर ही रहा होता है कि बॉडी को बॉयल करते करते घर में बदबू फैलने लग जाती है। बदबू इतनी तेज थी कि गुरमूर्ति को मजबूर होकर किचन की खिड़की खोलनी पड़ती है, लेकिन खिड़की खोलने से बदबू अगल बगल के घरों तक पहुंचने लगती है, जिससे परेशान होकर पड़ोसी अपने घर से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि
गुरमूर्ति के घर से ही धुएं के साथ ये स्मेल फैल रही है। जब वो गुरमूर्ति से इस बारे में सवाल करते हैं तो वो उन्हें कहता है कि मैं तलकाया कुरा यानी मटन करी बना रहा हूं और ये स्मेल बकरे के सिर को पकाने की है। उनके पास शक करने की कोई वजह तो थी नहीं, इसलिए वो सभी वापस अपने घर लौट जाते हैं। गुरमूर्ति बड़ी चालाकी से इस बहाने से बाल बाल बच जाता है और अंदर आकर वापस किचन में बॉडी पार्ट्स को पकाने लगता है। उबलने की वजह से मांस बड़ी आसानी से हड्डियों से अलग हो जाता है और फिर वो उन्हीं सॉफ्ट हड्डियों को मूसल से पीसकर पाउडर बना लेता है। फ्लैश को वो जहां कई बार टॉयलेट में फ्लश करता है, वहीं हड्डियों के चूरे को पेंट की एक खाली बाल्टी में डालकर घर से 4 किलोमीटर दूर जिले लागुड़ा लेक में जाकर बहा देता है। घर में फैली बदबू को हटाने के लिए हर जगह रूम फ्रेशनर से स्प्रे कर देता है। इतना सब करके अब गुरमूर्ति किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो घर का एक एक कोना चेक करता है ताकि ये मेक श्योर कर सके कि कहीं कोई सबूत तो नहीं बचा। और फिर वो उस बेडरूम को लॉक कर देता है जहां उसने लाश को काटा था। माधवी का नाम और निशान मिटाने के बाद वो देर रात अपनी बहन के घर जाकर अपने बच्चों को घर वापस ले आता है। ये पूरा इंसिडेंट गुरमूर्ति ने बिना किसी रिमोर्स और गिल्ट के पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया था। गुरमूर्ति के इस कन्फेशन के बाद पुलिस की टीम फौरन उसके घर जाकर सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। एविडेंस के लिए पुलिस गुरमूर्ति के घर से नाइफ, स्टोव, बाल्टी जैसे 16 एविडेंस कलेक्ट कर उन्हें जांच के लिए भेज देती है। यह केस मीरपेट कुकर केस के नाम से फेमस हो गया क्योंकि शुरुआत में हर जगह मीडिया में यह खबर आ रही थी कि गुरमूर्ति ने कुकर में बॉडी पार्ट्स को उबाला था। लेकिन बाद में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह रिवील किया कि हकीकत कुछ और थी। पुलिस ने बताया कि उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो मिल गए थे, लेकिन गुरमूर्ति पहले भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार उन्हें मिसलीड कर चुका था। पुलिस गुरमूर्ति को सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए ले जाती है। गुरमूर्ति के इस ब्रूटल क्राइम की सजा वो छोटे बच्चे भुगत रहे थे जो अब अपनी मां को खो चुके थे। पुलिस जब उन बच्चों से सवाल करती है तो वो बताते हैं कि जब पापा हमें घर लेकर आए थे तो हमें घर में अजीब सी स्मेल आ रही थी और साथ ही हमें मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन बच्चों को नहीं पता था कि उनकी मां को मारने वाला उनका ही पिता था, इसलिए जब वो गुरमूर्ति से पूछते हैं कि उनकी मां कहां है तो वो झूठ बोल देता है कि उनकी मां अपने दोस्त के घर गई हुई है। बच्चों से क्वेश्चनिंग के बाद पुलिस बच्चों और माधवी की मां के डीएनए सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज देती है ताकि क्राइम सीन पर मिले ब्लड सैंपल और डीएनए से उनका मिलान किया जा सके। इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस का मानना है कि यह क्राइम मोमेंट ऑफ एंगर में नहीं बल्कि प्री प्लान्ड था। उनका कहना है कि गुरमूर्ति माधवी को मारने की फिराक में पहले से ही लगा हुआ था, बस उसे एक सही मौके की तलाश थी और वो मौका उसे संक्रांति के त्योहार पर मिला जब आस पड़ोस के लोग और उसका मकान मालिक सब अपने गांव जा चुके थे। गुरमूर्ति सारी साजिशें तो रच चुका था, बस दिक्कत यह थी कि अगर वो माधवी को घर पर मारता तो उसके बच्चे इस कत्ल के आई विटनेस बन जाते। इसलिए गुरमूर्ति बच्चों को 14 तारीख को ही अपनी बहन के घर छोड़ आया ताकि वह माधवी के साथ अकेला रह सके। लेकिन इस क्राइम के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं थी। गुरमूर्ति का माधवी के एक क्लोज रिलेटिव से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जिसके बारे में माधवी को पता चल गया था और इसी वजह से माधवी और गुरमूर्ति के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती थी। गुरमूर्ति माधवी को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि वह उस लड़की के साथ जिंदगी बिता सके, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका शायद ही कभी कोई खुलासा हो पाए। पुलिस के सामने गुरमूर्ति ने जुर्म कबूल तो कर लिया, लेकिन उसकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो सिर्फ गुरमूर्ति ही जानता है, क्योंकि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा शातिर है। मर्डर केस में विक्टिम की बॉडी एक बड़ा पहलू होती है एक्यूज्ड को सजा दिलाने के लिए, लेकिन इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग टीम को माधवी की बॉडी को लेकर कोई कंक्लूसिव एविडेंस हाथ नहीं लगा। उन्हें ब्लड सैंपल्स तो मिले हैं, पर क्या वो माधवी के ही हैं ये तो डीएनए रिपोर्ट ही बता पाएगी। अगर डीएनए सैंपल्स मैच नहीं होते तो माधवी कानून की नजर में सिर्फ एक मिसिंग केस बनकर रह जाएगी, और अगर मैच हो भी जाते हैं तो भी यह जरूरी नहीं कि गुरमूर्ति को सजा मिल ही जाए। फिलहाल पुलिस ने गुरमूर्ति पर
आईपीसी सेक्शन 302, मर्डर सेक्शन 201, एविडेंस मिटाना और सेक्शन 498A, क्रूएलिटी अगेंस्ट वाइफ के तहत चार्जेस फाइल किए हैं। जिस आदमी के साथ माधवी ने 7 जन्मों की कसमें खाई थीं, उसी आदमी ने एक नहीं 2 कत्ल किए थे। पहले उसने अपने अंदर के पति को खत्म किया और फिर हैवानियत की चादर ओढ़कर उसने माधवी और उसके साथ खाई कसमों का दुनिया से नाम और निशान मिटा दिया। इंसान और हैवान में बस एक सोच का फर्क होता है, और जब ये सोच मर जाती है तो फिर नफरत की कोई हद नहीं रहती। गुरुमूर्ति एक हैवान पति होने के साथ साथ एक निर्दयी पिता भी था, जिसे अपनी पत्नी को मारने से पहले अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। उल्टा वो उसी शाम बच्चों को उसी घर वापस लेकर आया जहां उसने उनकी मां का खून किया था। बच्चे अपने पिता की दरिंदगी से अनजान उसी कमरे में खेल रहे थे जहां उनकी मां के टुकड़े किए गए थे, उसी किचन में खाना खा रहे थे जहां उनकी मां की लाश के हिस्सों को उबाला गया था, और वो उसी पिता का हाथ पकड़कर चल रहे थे जिसके हाथों ने उनकी मां की बेरहमी से हत्या की थी। गुरुमूर्ति ने अपना केस खुद लड़ने की मांग की है। शायद उसे विश्वास है कि कानूनी दांव पेंच से वो बच सकता है, क्योंकि कानून सबूत और गवाह मांगता है। जरा सोचिए, अगर दीवारें गवाही दे सकती तो ना जाने कितने घरों में दबी पड़ी ऐसी हैवानियत दुनिया के सामने आ जाती। वो कहते हैं ना, घर के बाहर दुनिया के लिए सब खुश थे, मगर अंदर की दीवारें हर रोज एक नई बेवफाई की गवाह बनती रही।